नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप कोई भी विषय लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको हिंदी माध्यम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी सभी विषय आपको मिल जाएंगे और विद क्वेश्चन आंसर अलग-अलग सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए अब हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है लेसन नंबर 14 जो हमारी ये यात्रा है आपके कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की रिवीजन बैच है, हमारे फाइनल रिवीजन बैच। इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो हमने कंप्लीट आज लेसन नंबर 14 पे हम पहुंच चुके हैं। तो आज लेसन नंबर 14 समझेंगे, आखिरी लेसन है और आपके एग्जाम भी नजदीक आने वाले होंगे भी। तो परिचय हम देखते हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हर गतिविधि जिसमें पैसा मापा जा सके उसको आपको आर्थिक गतिविधि हम कहेंगे भी। ठीक है, जिसमें पैसा प्राप्त होता है भुगतान के रूप में, तो वो आपका क्या कहलाता है, आर्थिक गतिविधि। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था लेसन नंबर 13 में। इससे क्या आती है, समृद्धि आती है। ये आपका जो है आपका क्या बोलते हैं, कौटिल्य जी ने ये चीजें बताई थी। इसका अभाव क्या होगा, यदि हम आर्थिक गतिविधि नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे जिसमें हम पैसों का लेन देन करें, तो उससे क्या होगा, तनाव आएगा, गरीबी आएगी और हमें मुश्किलें आएंगी। कौटिल्य का संदेश क्या था कि सार्थक आर्थिक गतिविधि का अभाव प्रगति को रोक देता है। यदि कोई प्रदेश है, कोई राज्य है, चाहे कोई परिवार हो, उसमें सार्थक आर्थिक गतिविधि मतलब कि वो आर्थिक गतिविधि जिसमें फायदा न हो, नुकसान वाली हम आर्थिक गतिविधि करते रहेंगे तो क्या होगा कि हमें हमारी प्रगति रुक जाएगी। ठीक है, अभाव मतलब कम होना, कि ऐसी अगर आर्थिक गतिविधि नहीं करेंगे जिसमें फायदा कम हो, तो फायदा न हो तो उसका क्या होगा, हमारी आर्थिक प्रगति को रोक देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सार्थक आर्थिक गतिविधि हमें अपनानी पड़ेगी, जिसमें मतलब वो आर्थिक गतिविधि करनी पड़ेगी जिसमें हमें फायदा होगे। पिछले अध्याय में हमने सीखा वो आपको रिवाइज, आर्थिक गतिविधि जिसमें पैसे का लेन देन होता है वो आर्थिक गतिविधि। गैर आर्थिक गतिविधि जो कि आपके प्रेम भाव से, कर्तव्य भाव से, ठीक है, मन की शांति के लिए आप करते हैं, वो सब क्या है, आर्थिक गतिविधि। उसमें आपको पैसा प्राप्त नहीं होता। यदि आपने पीछे के लेसन नहीं देखे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके कूद जाएं और वहां पे आप फाइनल रिवीजन बैच पे पहुंच जाए। समरी आपको पढ़ाई गई है। लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो वैसे प्लेलिस्ट आप देख लेना, लाइन बाय लाइन की भी अलग से बना दी गई। इस गति अध्याय में हम क्या सीखेंगे, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि जो हमने पिछले अध्याय में गतिविधियां पढ़ी है ना, तो उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, कैसे हम उसको बांटेंगे भी। 3 आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से हैं और वे आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये बस इन 3 सवालों के जवाब हमें मिल गए। आप ध्यान रखना कि इन 3 सवालों के जवाब अगर आपको मिल गए तो आपका जो है पेपर कंप्लीट, मतलब कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा इस अध्याय से वो कंप्लीट, ये अध्याय आपका कंप्लीट। तो चलिए ढूंढते हैं 3 क्वेश्चनों के आंसर, ढूंढने नहीं है, हमें समझने भी। क्यों बढ़ी आर्थिक गतिविधियां भी। सबसे पहले आर्थिक गतिविधि आपको पता चल चुकी है, पिछला लेसन आप पढ़ के आए। बढ़ी क्यों हुई, क्योंकि अब जो खेती है ना, पहले सिर्फ क्या होते थे आपके काम, कि पहले काम क्या होते थे, खेती करना होता था, पशुपालन होता था, माटी के बर्तन और कपड़े बुनना, ये आपके 3-4 आपके काम होते थे। ठीक है, तो इन्हीं से जुड़े लोग आर्थिक गतिविधि कर सकते हैं, आप फसलें बेच सकते हैं, ये हो गया इसमें। पशुपालन, दूध वगैरह चीजें आप बेच सकते हैं, पशुओं के चमड़े वगैरह बेच सकते हैं, माटी के बर्तन बना के बेच सकते हैं, और कपड़े बुनना, कपड़े बुनकर आप बेच सकते हैं। इसके अलावा और क्या गतिविधि हो सकती थी। लेकिन आज के समय में देखिए कि क्या क्या चीजें आपकी आ चुकी है। अब देखिए भी कितनी चीजें बढ़ चुकी हैं। पहले आपके मोबाइल कंप्यूटर थे था क्या, नहीं है, नहीं थे भी। तो अब आप मोबाइल कंप्यूटर से जुड़े देखिए कितनी ज्यादा। तो अगर मैं मोबाइल की बात करूं, आप काम चलाने वाले छोड़ दीजिए, मोबाइल को ठीक करना, मोबाइल के अलग अलग पुर्जे होते हैं उनको बनाना बेचना, ठीक है, इसी प्रकार कंप्यूटर, कितनी सारी नई चीजें आ गई है आपकी इस समाज में। जो पहले के आज से 30 साल पहले जाओगे तो आपके जो अपने दादा दादी उनसे पूछना कि आप चीज पूछना कि आपके जमाने में थी, वो कहेंगे नहीं थी। फ्रिज था, नहीं थी। स्टोव था, नहीं था। गैस सिलेंडर था, नहीं था। आप अपने बर्तन भी पूछ लेना, ब्याह थे तो नए बर्तन, कूलर था, नहीं था। कैमरा था, नहीं था।
टीवी था नहीं था। तो ये क्या कहें कि जिस प्रकार से चीजें बढ़ी है ना, तो उसी प्रकार जो आपकी आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ गई है। पहले इतनी ज्यादा आर्थिक गतिविधियां नहीं थी। तो ठीक है, बैंकिंग, शिक्षा, होटल, ड्रोन, वाहन निर्माण, सॉफ्टवेयर, मरम्मत सेवाएं, बहुत सी आर्थिक गतिविधियां बहुत ज्यादा हो गई हैं आज के समय में। पहले इतनी ज्यादा आर्थिक गतिविधि नहीं थी। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी है, मनुष्य ने विकास किया है, वैसे वैसे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ी है। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण भी, इसको क्षेत्रक भी बोलते हैं। तो हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और बच्चे को कंफ्यूजन रहता है मेनली तृतीयक में, वो पहला भी आपको समझ में आ जाता है उनको, ठीक है, लेकिन मेनली उनको कंफ्यूजन रहता है तृतीयक में। प्राथमिक उनको समझ में आ जाता है, द्वितीयक समझ में आ जाता है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन में रहते हैं ये तृतीयक गतिविधि क्या है। तो ये आज हम बिल्कुल डिटेल से, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, आराम से हम इस चीज को सीखेंगे। इनकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अर्थव्यवस्था मतलब पैसे का लेन देन है, जो भी चीजें हैं आपकी, सारी चीजें उनके आधार पे चलती है। सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्र को देखते हैं। 3 क्षेत्र का आपको पढ़ने हैं और बाद में ये देखना कि किस प्रकार ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। प्रकृति से सीधा कच्चा माल उत्पादनीय से प्राप्त होता है, ठीक है, और वो क्या कहलाता है, जिसमें हम जो माल बनाते हैं उसको प्रकृति से सीधा प्राप्त करते हैं और उससे ही कोई उत्पाद बना देते हैं। तो वे क्रियाएं जिसमें हम जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक क्षेत्र भी, ठीक है। जैसे आपका कि किसान है, प्रकृति से सीधे आपकी फसल बो दी, अनाज उनका प्रोडक्ट हो गया, तो उस अनाज को बेच देंगे, तो आपकी प्राथमिक क्रियाएं होंगी। खनिक है, वन कर्मी है, जैसे कृषि है, खेती और ग्रीन हाउस है भी, ठीक है, खेती आप करते हैं, पशुपालन करते हैं, प्रकृति से सीधा उनका दूध निकाला और आप मार्केट में बेच देते हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं। वानिकी है, आपने जंगल से लकड़ियां काटी और काट कर आपने क्या किया, मार्केट में बेच दी, तो आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाएं किसमें आएगा, प्राथमिक क्रियाएं। तो मतलब कि आपका जो उत्पाद होता है ना, वो डायरेक्ट आपको क्या, प्रकृति से ही प्राप्त होता है, ठीक है। जो आप चीज आप बेचते हैं ना, तो उसमें क्या है, आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते, जैसी आपको मिली वैसी ही आपने अगले को बेच दी, तो ये आपकी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। आपको आई चीज समझ में, आपको चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जब हम सेकंड द्वितीय क्रियाएं पढ़ेंगे ना, तब आपको प्राथमिक क्रियाएं समझ में आ जाएगी। मछली पालना, खनन, कोयला, आपने खान से कोयला निकाला और वैसे का वैसा बेच दिया कंपनियों को कि जाइए भी। यह सबसे बुनियादी आर्थिक क्षेत्र है, क्योंकि इनके बिना आपकी बहुत सारी चीजें, अगर ये बुनियादी आर्थिक क्रिया क्यों होता है, क्योंकि इसके बिना जो द्वितीय क्रियाएं हैं वो भी नहीं होंगी। कैसे नहीं होंगी, वे हम एक बार द्वितीय क्रियाएं समझते हैं, द्वितीय क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। तो इसमें जो है क्या करते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र का जो चीज हमें प्राप्त हुई है उसको बदलकर हम क्या करेंगे कि एक नई चीज बनाकर बदल देते हैं, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र या द्वितीयक क्रियाएं भी, ठीक है। तो देखिए भी मैं आपको बताता हूँ, आपने ये था आपका लकड़ी, वन है भी, ये आपके क्या है, पेड़ खड़े हैं, क्या खड़े हैं, पेड़ खड़े हैं। इन पेड़ों को काट कर इनकी लकड़ियां बना के आपने क्या है कि मार्केट में बेच दी, तो ये क्या हो गया, आपने डायरेक्ट बेची है, तो ये क्या हो गया, प्राथमिक हो गया। क्या हो गया, प्राथमिक हो गया। अब जिसने इसको खरीदा है, जिस भी आदमी ने इन लकड़ियों को खरीदा है, वो क्या करता है कि इनकी आपको चेयर बना के बेचता है। क्या बना के बेचता है, चेयर बना के बेचता है। तो ये क्या होगी आपकी द्वितीयक, क्या होगी, द्वितीयक क्रिया होगी। आपको समझ में आ गया कि आपका जो प्राकृतिक जो उसे माल प्राप्त होता है, उसको थोड़ा सा परिवर्तन करके, थोड़ा सा बोल सकते हैं परिवर्तन करके, उसको नया उत्पाद बना के बेचता है, ये आपकी द्वितीयक क्रियाएं होती है। आपने दूध बेच दिया, अभी क्या बेच दिया, दूध बेच दिया, तो ठीक है, ये आपकी प्राथमिक, कि आपने डायरेक्ट भैंस से दूध निकाला और आप बेचा है, ठीक है। तो लेकिन उसने क्या किया, इस दूध से क्या बना दिया, पनीर बना दिया। क्या बना दिया, पनीर। तो ये क्या होगी आपकी द्वितीयक क्रिया हो गई। क्या होगी, द्वितीयक क्रिया। अगर वैसे का वैसा जाएगा तो आपकी प्राथमिक, अगर उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया तो द्वितीयक आपकी हो गई। अब द्वितीयक में उदाहरण देखिए भी आपकी,
लकड़ी वैसे का वैसा लेके आएंगे। फर्नीचर बना दिया द्वितीयक। कपास है आपकी नेचुरल, आपने पौधे से निकाली थी, ठीक है, तो उसका आपने कपड़ा बना दिया, द्वितीयक हो गया। गेहूं था, आपने आटा बना दिया, द्वितीयक हो गया। चाय की पत्तियों से आपने चाय बना दी, दूध से पनीर या घी बना दिया, लोहे से आपने स्टील फिर गाड़ियां बना दी, भवन निर्माण बना दिया आपने जो चीजें प्राप्त की उनसे, ठीक है। बिजली उत्पादन आपका, जल आपूर्ति, ये सब क्या है आपके द्वितीयक क्रियाएं कहलाता है। और ध्यान रखना कि यहाँ पर मूल्य संवर्धन होता है। क्या होता है? मूल्य संवर्धन, जो हमने लास्ट में पढ़ा था आपका लेसन नंबर 13 में, कि जब हम किसी चीज का रूपांतरण करके, ये चीज इसमें से आप निकाल देना, मैं आपको समझाऊंगा कि बिजली उत्पादन, ये आपको कई बार पूछे जाते हैं जब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे द्वितीयक क्रिया में। अब इनको याद रखना कि बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति आपके द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। यहाँ मूल्य संवर्धन भी, तो मूल्य संवर्धन क्या होता है कि जब हम किसी चीज में बदलाव करके उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो मूल्य संवर्धन कहलाता है, ठीक है। जैसे आपका गेहूं था, गेहूं का हमने आटा बना लिया, परिवर्तन कर दिया, अब गेहूं आपको अलग भाव पे मिलेगा और आपको आटा थोड़ा सा ज्यादा भाव पे मिलेगा, मूल्य संवर्धन हो गया ना। कपास का कपड़ा बना लिया, चाय की पत्तियों से आपने चाय बना ली, दूध से पनीर बना लिया, तो क्या हो गया? ये मूल्य संवर्धन आपका हो गया अभी। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र। अब आप क्या है, तृतीय क्षेत्र की बच्चों को इसी में काफी ज्यादा डाउट रहता है, तो चलो तृतीय क्षेत्र देखते हैं। ये देखिए आपका, मैं बता देता हूँ, ये आपका गेहूं था अभी। क्या था? गेहूं था। गेहूं से आपने क्या बना दिया? आटा। क्या बना दिया? आटा भी, ठीक है। आप कहेंगे ये आपका किसान था। क्या था? किसान भी। तो किसान ने गेहूं बेचा, ये आपकी प्राथमिक क्रिया हो गई। गेहूं से आटा बना, ये आपका द्वितीयक क्षेत्र या द्वितीयक क्रिया हो गई। लेकिन आप कहेंगे सर तीसरी कहाँ गई? तीसरी कहेंगे आटा से रोटी बना दी, ये क्या हो जाएगी आपकी तीसरी। ये चीज गलत है, ये ऐसे तीसरी नहीं होगी, ये भी आपकी क्या है? द्वितीयक क्रिया ही। क्या है? द्वितीयक क्रिया। तीसरी क्या होगी? अब सेवा भी तीसरी क्रिया में आती है, सेवाएं व शुल्क भी। सेवा व शुल्क, जैसे अब किसान है जो गेहूं है वो बेचने तक किस में ले जाएगा? वो ट्रैक्टर में लेके जाएगा, किराया देगा। तो जो ट्रैक्टर में ले जाना है वो आपकी क्या है? तृतीय क्रिया है। यहाँ से गेहूं जो आपका मजदूरी करके मजदूर इसको ऊपर डालेगा, जो भी काम करेगा, तो वो क्या आता है? तृतीय क्रिया में आता है। क्या आता है? तृतीय क्रिया में आता है। अब आप समझ जाएंगे, ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को सेवा प्रदान करता है, इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी इसको कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, आप समझ जाएंगे उदाहरण में। परिवहन हो रहा है, वो आपकी क्या है? सेवा ही है। क्या है? सेवा ही है, ठीक है। तो आप देखिए, आपका बैंकिंग है। क्या है? बैंकिंग है, संचार है, स्वास्थ्य सेवा, रिटेल दुकानें, शिक्षा, वकील, शिक्षक, मोबाइल, टीवी, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट, गोदाम, ये सब क्या आप इसे छू नहीं सकते, लेकिन इसके बिना आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाएंगी, कि आप इस चीज को छू नहीं सकते, इन चीजों को, ये चीज आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? इनके बिना बाकी सारी चीजें ठप हो जाएगी। बैंकिंग के बिना, बैंक में क्या करता है? आपके पैसे को जमा रखता है, ठीक है। आप जब प्राथमिक क्रियाओं से आपको धन प्राप्त होता है, द्वितीयक क्रियाओं से धन प्राप्त होता है, तो आप बैंक में जाते हैं, उनको जमा करवाते हैं, पैसे का लेन देन इसके द्वारा करवाते हैं, किसके खाते में ट्रांसफर करवाना, तो बैंकिंग के द्वारा ही करते हैं। तो आपके काम को आसान कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना था कि आपको कोई सामान खरीदना था, ठीक है, उसके आपको पैसे आप फोन के माध्यम से क्या किया आपने, तुरंत इसकी पेमेंट कर दी, तो आपकी सेवा हो गई ना ये बैंकिंग। आप, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी, ठीक है। अगर मजदूर आपका बीमार है, वो काम थोड़ी कर पाएगा, ठीक है, तो उसको जब स्वास्थ्य ठीक होगा तभी डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसके देखेगा। तो ये सारी चीजें क्या है आप समझ में आ गए, जिसमें आपको कोई चीज दी नहीं जाती, सिर्फ आपसे फीस ली जाती है। क्या ली जाती है? फीस ली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं आपको तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र समझ में आ गया कि आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, आपको नौकरी जो करते हैं वो क्या सब तृतीय क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। जिसमें आपका कोई नई प्रोडक्ट बनेगा ना, नई चीज बनेगी, तो वो तो आपका देख लेना है, तो प्राथमिक है या आपका द्वितीयक है। जिसमें आपको सीधा
अगर किसी चीज से दूसरी चीज बन रही तो आपका द्वितीयक हो जाएगा, लेकिन सीधी ही वो चीज बन रही ना, उससे पहले उस चीज का कोई स्वरूप नहीं था, तो ये समझ जाना वो आपका प्राथमिक क्षेत्र था। तो चलो तीनों क्षेत्रों में संबंध की निर्भरता हम देखते हैं। तीनों की चेन की तरह जुड़े हुए। किसान क्या देता है? दूध देता है। क्या देता है? दूध देता है। दूध तो भैंस देती, किसान नहीं देता। ठीक है, तो किसान का मतलब यहाँ से इस प्रकार से वो भैंस का दूध देता, तो ये क्या हो गया? प्राथमिक हो गया। क्या हो गया? प्राथमिक क्रियाएं होगी। दूध से पहले दूध का कोई स्वरूप होता है क्या? कि नहीं सर, कोई स्वरूप नहीं होता, वो हमें भैंस या दुधारू पशुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, अब उस दूध से क्या बना? फैक्ट्री में पनीर और मक्खन बना दिया। तो ये तो पनीर और मक्खन से पहला स्वरूप क्या था? सर दूध था। तो सर इसका मतलब क्या हो गया? द्वितीय क्रिया हो गई। हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब उस दूध ये जो भी चीज बनाई है, दूध को हमें मक्खन तक या फिर फैक्ट्री तक पहुंचाना है, तो किसके द्वारा पहुंचाएंगे? अपने आप चला जाएगा क्या? नहीं सर, हमको एक किसी गाड़ी में या फिर अपने ऊपर। तो वो जो पहुंचाया वो क्या है? वो आपकी सेवा है, परिवहन। क्या है? परिवहन भी। रेल, ट्रक, रेल, दुकान, बिक्री, ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र में है। उसकी बिक्री करना क्या? तृतीय क्षेत्र में है। वो भी आपकी क्या है? सेवा है। किसी एक के बिना तो उसका रुक जाएगी। यदि एक भी नहीं होगा ना, यदि पहला नहीं होगा तो ये द्वितीय कैसे होगा? अगर तृतीय नहीं हुआ ना, तो ये कैसे बिकेंगे? वो खराब हो जाएंगे। पड़े पड़े परिवहन नहीं होगा, तृतीय नहीं होगा, तो इस प्रकार ये तीनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक आपका यहाँ अमूल का जिक्र किया गया था इसी पार्ट में। सबसे बड़ा डेयरी चमत्कार उसको बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? कि यह अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। 1940 में समस्याएं थी कि किसानों को दूध बेचने गांव-गांव जाना पड़ता है। अपना दूध बेचने के लिए क्या जाना पड़ता है उन्हें? अलग-अलग गांव जाना पड़ता है। इससे क्या होता कि गर्मी में दूध खराब हो जाता है। ठीक है, कम कीमत मिलती है। बिचौलिए किसानों को ठगते कि मान लो कि इस गांव में वो कहता है कि लाओ तेरा दूध मुझे यही दे दो, तो गांव में बस बिकता 20 रुपए लीटर, वही इससे यही दे देते 10 रुपए लीटर तेरा दूध ले लेंगे। तो बिचौलिए किसानों को ठगते थे। फिर समाधान सरदार पटेल ने उनको एक काम बताया। क्या काम बताया उसने? कि तुम यहाँ आ जाओगे, यहाँ बैठ जाओ सारे मिलके, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ तुम्हें क्या काम करना है। लेकिन किसानों की आमदनी कम होती जा रही थी, किसान परेशान थे। तो सरदार पटेल ने कहा, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, सज्जनों, यहाँ आकर बैठिए। सारे किसान यहाँ के बैठ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आके बैठ गए। यहाँ खड़े थे सरदार पटेल। उसने कहा कि तुम लोग सब मिलकर एक संगठन बना लो। क्या बना लो? एक संगठन बना लो। ठीक है, थोड़े थोड़े रुपए दो, रुपए भी इकट्ठे करो। थोड़े थोड़े के एक आदमी इकट्ठे नहीं कर पाएगा। ठीक है, सामूहिक निर्णय लो कि सारे मिलके कि दूध हमें 15 रुपए किलो बेचना है। 15 रुपए किलो से कम कोई दूध नहीं बेचेगा वे। ठीक है, सबका फायदा हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? सबका फायदा हो जाएगा। और हम थोड़े थोड़े रुपए इकट्ठा करके और क्या करेंगे, हमारे लिए कुछ ऐसे, जैसे उनका दूध खराब हो जाता था ना, तो ऐसे सेक्टर भी, ऐसे संयंत्र भी हम लगा लेंगे, फ्रिज वगैरह ले आएंगे, जिससे हम दूध को संभाल के रख के हम प्रोडक्ट बनाएंगे हमारे, और उन चीजों को हम बेचेंगे। सभी मिलके काम करेंगे। तो उसी में कड़ी में 1946 में अमूल की स्थापना हुई। नेता थे श्री त्रिभुवन दास पटेल। वैज्ञानिक था उस टाइम डॉक्टर वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन में कहा जाता है। श्वेत क्रांति के पिता में उनको कहा जाता है। तो किसानों के फायदे क्या हुए? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये जो त्रिभुवन दास थे ना, इन्होंने कहा कि मैं बनाता हूँ एक संस्था ऐसी, और उसका नाम रख दिया अमूल। क्या रख दिया? अमूल। अब उसका फायदा क्या हुआ कि दूध संग्रह केंद्र बन गए भी। ठीक है, पाश्चुरीकरण एक प्रोसेस होता है जिसमें हम दूध को धीरे धीरे से क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और फिर धीरे 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 उसको ठंडा होने देते हैं भी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। और ये क्रिया होने के बाद क्या होता है कि दूध जल्दी से खराब नहीं होता। खुद कीमत तय करना, मिलकर दूध की कीमत तय करते थे। ठीक है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति बड़ी, महिलाएं भी क्या दूध का काम करने लगी, वो भी पशु पालने लगी। ठीक है, अपने घरों में। तो उनकी आर्थिक जो थी स्थिति वो भी सुधरने लगी। बड़े कारखाने लगने लगे, पनीर के, मक्खन के, दूध और पाउडर के, जिससे आपको रोजगार मिलने लगा। और आपका दूध था वो विदेशों में भी भेजा जाने लगा। तो इसको विदेशी मुद्रा भी हमारे भारत में
फायदा मिला भी। अमूल खेती से थाली तक मॉडल इस पर आधारित था। ये तीनों क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ निर्भरता का उदाहरण है कि आप देख सकते हैं तीनों क्षेत्रों की कि दूध से क्या आता है कि सबसे पहले दूध आपका प्राथमिक क्षेत्र, फिर उसको इकट्ठा किया जाता था, ये आपका दूध से पनीर वगैरह बना के बेचा जाता है द्वितीय क्षेत्र, और परिवहन के माध्यम से ये दूसरे देशों में भेजा जाता था, दूसरे किसानों तक बेचा जाता था, ये आपका तृतीय क्षेत्र आपका हो गया अभी। अब देखिए प्राथमिक द्वितीय तृतीय पुस्तक कैसे बनती है। अब एक इसमें ये उदाहरण दिया कि पुस्तक कैसे बनती है कि पेड़ों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक, लकड़ी से पहले पेड़ ही थे और कोई तो स्वरूप नहीं था, लकड़ी ही थी वो भी, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया। लकड़ी से लुगदी आपने बनाई, कागज बनाया, द्वितीय क्षेत्र हो गया। फिर उसकी छपाई कर दी ट्रकों से, स्कूल में बिक्री उसकी हुई, क्या हो गया तृतीय क्षेत्र। ध्यान रखना कि बिक्री करना भी तृतीय क्षेत्र है, आप कभी इसको द्वितीय क्षेत्र में गिन जाओगे, क्योंकि आपका नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा किसी चीज का, आपके पास जो चीज थी आपको उसी को वैसे का वैसा बेच रहे हैं, तो ये आपका क्या तृतीय क्षेत्र है। क्या है? तृतीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र नहीं है। बिना किसी क्षेत्र की किताब बनी नहीं सकती, यदि कोई क्षेत्र न हो तो किताब आपकी बनेगी ही नहीं भी। फिर हमारा एक टॉपिक आता है पुनर्चक्रण, सुपर इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि 1 टन कागज के रिसाइकलिंग से 17 पेड़ बचते हैं। यदि हम 1 टन कागज का रिसाइकिल कर देंगे तो 17 पेड़ आपके बच जाएंगे। 2.5 घन मीटर लैंडफिल बचता है, कि आपका 2.5 घन मीटर भी, घन मीटर आप समझते हैं ना कि आपकी जो धरती है 2.5 घन मीटर में क्या होगी, कि घन मतलब होता है 2.5 वर्ग मीटर आएगा, शायद घन मीटर कैसे आएगा, चलो घन मीटर कर देते हैं मीटर क्यूब भी, मतलब 2.5 इंटू में 2.5 इंटू में 2.5, इतने मीटर जमीन आपकी पेड़ों से खाली होने से बच जाएगी। 70% ऊर्जा पानी की बचत होती है। तो इस प्रकार क्या होता है, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों का लाभ होता है। तो सुपर शॉर्ट समरी करने में अध्याय की आर्थिक गतिविधि आपको समझ में आ गई, जिसमें पैसा और उत्पादन होता है। 3 क्षेत्र प्राथमिक द्वितीय तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में हमें मेनली क्या कच्चा माल प्राप्त होता है, प्रकृति से चीजें हमें वैसी की वैसी प्राप्त होती है। प्राथमिक माल में क्या होता है कि जो कच्चा माल होगा, द्वितीय क्षेत्र में हमें कच्चे माल का जो माल हमें प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, उस माल को हम रूपांतर करके एक नया उत्पाद बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं, जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में सेवाएं दी जाती है, जैसे आपका स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, परिवहन हो गया, बिजली हो गया, ठीक है। सभी 3 क्षेत्र के एक दूसरे पर निर्भर है। अमूल भारत का सबसे शक्तिशाली सहकारी मॉडल, जिसमें लोगों ने साथ मिलकर तैयार किया। रिसाइकलिंग से क्या होगा कि हम दोबारा से चीजें तैयार कर लेंगे ना, रिसाइकलिंग की हमें एक चीज, कोई चीज हमारी टूट गई उसको हम दोबारा से पिघला के नई चीज हम बना, जैसे हम मोमबत्ती में समझे बच्चों ने रिसाइकलिंग किया होगा अभी, ठीक है, कि जैसे हमने मोमबत्ती हमारी पिघल गई, फिर इसको मोम को हमने पिघला लिया, दोबारा से धागा डाल के उसमें मोमबत्ती बना ली, तो ये रिसाइकलिंग। यदि इस प्रकार हम चीजों का रिसाइकलिंग करेंगे तो क्या होगा, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ हमें प्राप्त होंगे भी। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, प्राथमिक क्षेत्र क्या है उदाहरण दीजिए, द्वितीय क्षेत्र कैसे काम करता है, ठीक, द्वितीय क्षेत्र कैसे काम करता है कि चीजों में परिवर्तन करता है, कच्चे माल में जो चीजें प्रकृति से प्राप्त होती है उनमें परिवर्तन करके नया उत्पाद हम बनाते हैं। तृतीय क्षेत्र क्यों आवश्यक है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों को क्या सेवाएं प्रदान करता है। यदि एक भी क्षेत्र गायब रहता है तो आपके तीनों क्षेत्र ठप हो जाएंगे भी। तीनों क्षेत्रों की निर्भरता आप समझा सकते हैं, कागज वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप दूध वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अमूल की सहकारी की कहानी आप बता सकते हैं, रिसाइकलिंग का क्या महत्व है, और कागज निर्माण की प्रक्रिया किस तरह तीनों क्षेत्रों को जोड़ती है। आप जब प्राथमिक क्षेत्र में लकड़ी प्राप्त होती है, द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या होता है, कागज और छपाई होती है, ठीक है, और आपका तृतीय के क्षेत्र में क्या है, उसकी क्या होती है, आपकी ढुलाई होती है, मतलब परिवहन के द्वारा दुकानों तक भेजा जाता है, बिक्री की जाती है। यदि बिक्री तृतीय क्षेत्र में क्या आ गया, आपका ढुलाई मतलब परिवहन, और आपका क्या आ गया, बिक्री आ गई। अगर बिक्री और ढुलाई नहीं हो तो बुक किस काम की भी, ठीक है, तो आपका सारा खर्चा लग जाएगा। तो इस प्रकार ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी भी। तो बताइए अब आपको इस अध्याय में कोई डाउट बचता है या फिर नहीं रहता। मेरे हिसाब से अब आपको कोई चीजें
डाउट में नहीं होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दें, हम फिर आपके लिए वीडियो बना देंगे अपडेट करके। और आप प्लेलिस्ट पढ़ते रहिए और आप कमेंट जरूर करें। मिलेंगे हम अगले विषय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।